हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राज चौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। और यह हिंदी में समास आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं, आज समास पढ़ने वाले हैं और बहुत बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे समास क्या होता है। इसके बाद कभी नहीं भूलेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। समास का अर्थ है छोटा करना, अर्थात संक्षेप में लिखना। तो किसी विस्तार को सारगर्भित बनाने के लिए संक्षिप्तीकरण का नाम समास होता है। जब दो शब्द को जोड़कर छोटा उसे कर दिया जाता है, किसी बड़े शब्द को जब छोटा कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। यानी किसी बड़े चीज़ को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, वही समास होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, या छोटे में बोल सकते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर उसे बनाते हैं तो समास हो जाता है। समास के प्रकार, तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे ट्रिक है, सारे समास एक ही ट्रिक में जानने के लिए विशेष ये ट्रिक है। तत्पुरुषों में विभक्ति समास, तत्पुरुष समास होता है तो उसमें विभक्ति छिपी रहती है। द्वंद्व में और छिपाया, द्वंद्व समास में क्या छिपा रहता है? और छिपा रहता है। संख्यावाचक द्विगु, और द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। अव्ययी में अव्यय आया तो अव्ययी भाव समास में अव्यय रहता है। और विशेषण विशेष किसमें होता है? कर्मधारय समास में। तो विशेषण विशेष जानकर कर्मधारय जाना, मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुव्रीहि पहचाना। तो बहुव्रीहि में कोई तीसरा ही अर्थ देता है, उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, तीसरा अर्थ होता है। तो ट्रिक है समास की कि तत्पुरुषों में विभक्ति, द्वंद्व में और छिपाया, संख्यावाचक द्विगु, अव्यय में अव्यय आया, विशेषण विशेष जानकर कर्मधारय जाना, मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुव्रीहि पहचाना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला है तत्पुरुष समास। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब जो बाद में आता है, और जो पहले आता है उसे पूर्व पद कहते हैं। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों शब्दों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, यानी इसमें दोनों शब्दों के बीच विभक्ति का लोप होता है। और उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद जैसे रसोई घर में घर, इसमें जो पीछे का शब्द होता है वही प्रधान होता है। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, इसमें विभक्ति क्या है? के लिए। राजमहल, तो राजा के लिए महल। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रचनाकार, रचना को करने वाला। शोकाकुल, शोक से आकुल। तो इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों के बीच विभक्ति का लोप होता है। जैसे विद्यालय हो गया, तो विद्या के लिए आलय। आगे एग्जाम्पल है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रचना का, तो रचना को करने वाला। शोकाकुल, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी द्वारा जो रचित ग्रंथ है। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। देशभक्ति। और ये सारे एग्जाम्पल हर एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, वहीं से लिए गए हैं। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नरोत्तम मतलब नरों में उत्तम। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जिसके बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वह तत्पुरुष समास होता है। अगला क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधानता होती है, यानी इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न में अन्न और जल दोनों ही पद प्रधान है। इस समास में तथा, और, या, अथवा आदि संयोजक शब्दों का लोप होता है। इसमें
दोनों शब्दों में तथा और या अथवा आदि संयोजक शब्दों का लोप होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। और वाले उदाहरण हैं जैसे अन्न जल, तो इसे क्या बोलेंगे, अन्न और जल। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। तो इसमें 3 शब्द हैं, तीनों को जोड़कर एक बना दिया गया है, कंद मूल फल। तो इसमें क्या है, कंद और मूल और फल। दूध रोटी, तो इसमें दूध और रोटी। तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें तथा और या अथवा संयोजक शब्दों का लोप होता है। आदि वाले शब्द जैसे भला और बुरा, या भी बोल सकते हैं इसको भला बुरा, तो इसे भला या बुरा बोलते हैं। हाथ पाँव, हाथ इसमें और भी लगा सकते हैं बीच में, और लास्ट में आदि भी लगा सकते हैं। तो भला बुरा, तो भला बुरा आदि, हाथ पाँव आदि, दाल रोटी, दाल रोटी आदि। यानी जिस भी कोई भी शब्द हो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों शब्द अर्थ देते हों अलग अलग करने पे, तो वह द्वंद्व समास होता है। अगला एग्जाम्पल है या वाले। तो द्वंद्व समास में और एग्जाम्पल है जिसके बीच में यहाँ आता है थोड़ा बहुत। तो क्या बोलते हैं, थोड़ा या बहुत। आज कल, आज या कल। घट बढ़, घट या बढ़। सुख दुख, सुख या दुख। एक दो, एक या दो। जीवन मरण, जीवन या मरण। तो इसमें जैसे दिन दिन आ जाए तो दिन दिन क्या होगा, द्विगु समास होगा। नहीं, दिन दिन द्विगु समास नहीं होता है, दिन रात द्विगु समास होता है। दिन दिन अगर 2 शब्द रिपीट हो तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। दिन दिन रिपीट हो रहा है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर 2 शब्द होते हैं और दोनों अर्थ देते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो पढ़ने से ही पता चला, द्विगु, द्विगु मतलब 2 होता है, यानी पहला पद जिसमें संख्या हो वह द्विगु समास होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सत सही, सत 100 छंदों का संग्रह। सत सही, सत मतलब 7, सही मतलब 100 छंदों का संग्रह। तो सत सही मतलब 7 छंदों का संग्रह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का संग्रह। यानी जिसके पहले अंक लग जाता है, 1 2 3 4 कोई भी अंक हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। पंचामृत, 5 अमृत का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। यानी जिस शब्द के पहले, कोई भी शब्द हो जिसके पहले अंक लग जाए, संख्या लग जाए, वह द्विगु समास होगा। 9 रस, 9 रसों का समूह। अगला क्या है, चौथा है अव्ययी भाव समास। जिस समासिक पद में प्रथम पद तथा दूसरा पद संज्ञा हो अव्ययी भाव समास कहलाता है, अर्थात प्रथम पद प्रधान होता है। जिस समासिक पद में कोई भी पद हो, कोई भी समास हो जिसमें प्रथम पद तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो, अव्ययी भाव कहलाता है, अर्थात प्रथम पद इसमें प्रधान होता है। और एक पहचान और भी है, जिस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय लगा होता है, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो, वो कोई भी शब्द हो जिसमें उपसर्ग लगा होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रत्यारोप, प्रति प्लस, इसमें क्या लगा है, उपसर्ग क्या है, प्रति लगा है। आरोप, प्रति प्लस आरोप, आरोप में क्या लगा है, प्रति में, आरोप में प्रति उपसर्ग लगा है तो प्रत्यारोप, यानी आरोप के बदले आरोप। आजन्म, इसमें जन्म में क्या लगा है, अजन्म है, तो जन्म में उपसर्ग क्या लगा है, अ लगा है,
तो अजन्म हो गया, अ प्लस जन्म, अजन्म हो गया जन्म से लेकर। कोई भी शब्द हो जिसके पहले उपसर्ग लग जाता है वह अव्ययी भाव समास होता है। यानी उपसर्ग वाला कोई भी शब्द अव्ययी भाव समास होगा। जैसे भर पेट हो गया, तो पेट में तो भर प्लस पेट, पेट के आगे क्या लगा है? भर, जो उपसर्ग है। तो पेट भर के। प्रतिकूल, प्रति प्लस कुल, तो कुल में प्रति लगा है, इच्छा के विरुद्ध होता है। हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, हाथ ही हाथ। तो हाथों हाथ कई लोग कह देंगे कि यह द्वंद्व समास होगा, लेकिन जो भी शब्द, दो शब्द अगर रिपीट हो रहा है तो द्वंद्व नहीं होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। मैं द्वंद्व में बताई थी कि जो अगर दो शब्द रिपीट हो रहा है तो वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, तो यह अव्ययी भाव समास हो गया। घर घर, घर प्लस घर यानी घर ही घर, तो यह भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। घर घर के बीच में अगर डैश दे दे, अगर घर घर दिया है तो घर घर के बीच में अगर डैश लगा दे तो भी अव्ययी भाव समास ही होगा। कई लोग डैश अगर बीच में लगा तो द्वंद्व समास लगा देंगे, तो द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि सेम सेम शब्द है तो सेम सेम शब्द रहता है तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिन दिन कर देंगे, अगर दिन दिन लिखते हैं, दिन दिन दो बार रिपीट हो जाए, बीच में डैश रहे, तो दिन दिन भी, यह भी अव्ययी भाव समास होगा। बीच में डैश लगने से नहीं होता है, दो अलग अलग शब्द होने चाहिए तब द्वंद्व समास होता है। तो दिन दिन भी, यह भी अव्ययी समास ही होगा। तो जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा रहता है या अगर दो शब्द रिपीट हो रहे हैं तो अव्ययी भाव समास होता है। अगला देखते हैं, पांचवा है कर्मधारय समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण होता है। इसमें क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण होता है। इस प्रकार हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है कि वह कैसा है, उसका गुण बताता है, तो वह क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, तो क्या बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला, इसकी विशेषता बता रहा है। तो कोई भी शब्द हो जिसमें उसकी विशेषता बताई जाए तो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल है तो कमल क्या है? नीला है, तो नीला है जो कमल, तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो चरण कैसा है? कमल के समान है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे जहाँ कोई भी शब्द हो जिसमें विशेषता बताई जाए और दूसरा पद प्रधान हो तो वह कर्मधारय समास होता है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कैसा कैसा है? पीला है। अधमरा, आधा है जो मरा, तो अब कितना मरा, यानी कितना मरा है? तो आधा, तो अध है जो मरा। महावीर, महान है जो वीर, यानी जिस कोई भी शब्द हो जिसमें विशेषता बताई जाए वह कर्मधारय समास होगा। पर्णकुटी, तो कुटी कैसी है? पत्तों की है, तो पत्तों की कुटिया, यह कर्मधारय समास हो जाएगा। मृग नयन, मृग के समान नयन, उसका नयन कैसा है? मृग के समान है। अगला है और लास्ट है, टोटल 6 समास होते हैं, तो लास्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा, अगर दो शब्द हैं तो दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल से और इसमें हमेशा किसी, अक्सर 99% किसी देवी देवताओं का नाम ही आता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, तो किसका उदर लंबा है?
यानी किसका उधर बड़ा है, किसका पेट बड़ा है, तो श्री गणेश जी का। तो लंबोदर, तो इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं है, कोई तीसरा अर्थ दे रहा है इसमें, तो अर्थात श्री गणेश। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान जो अर्थात प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों में जो प्रधान होता है तो उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। और ये अक्सर सारे एग्जाम्पल किसी न किसी प्रीवियस ईयर में ज़रूर पूछे गए हैं। और ये प्रधानमंत्री भी पूछा हुआ, तो प्रधानमंत्री कैसा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। चक्र पाणी, तो चक्र है पाणी में जिसके अर्थात भगवान विष्णु के हाथ में क्या होता है, चक्र होता है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, यानी अर्थात श्री कृष्ण अपने उंगली पे क्या पहाड़ उठा लिए थे, तो गिरिधर उनको बोला जाता है, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। निशाचर, तो निशा में विचरण करने वाला, अर्थात जो निशा में यानी रात में जो विचरण करता है उसे क्या कहते हैं, राक्षस कहते हैं, तो निशाचर। त्रिलोचन, तीन है नयन जिसके, तो त्रिलोचन, तीन नयन किसके होते हैं, तो भगवान शिव के होते हैं, तो उन्हें त्रिलोचन बोला जाता है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, तो मृत्युंजय किसे बोलते हैं, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात भगवान शिव को मृत्युंजय बोला जाता है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है शिखर पर जिसके, तो किसके सर पर चंद्रमा होता है, तो शिव के। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव जी। तो ये समास हो गए। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, तो ये हम लोग देख लिए। और समास को एक लाइन में यानी 2 लाइन में और यह समास को पहचानने की ट्रिक है, एक लाइन में देख लेते हैं। तत्पुरुषों में विभक्ति, यानी तत्पुरुष में विभक्ति छिपा रहता है, द्वंद्व में और छिपा है, द्वंद्व में और छिपा रहता है, संख्यावाचक द्विगु, अवयव में अवयव आता है, विशेषण विशेष से जानकर, कर्मधारय जाना, मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुब्रीहि पहचाना। ये 2 लाइन याद कर लीजिए, सारे समास याद हो जाएंगे। तब समास को देख लिया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, समास हो गया। तो अगला टॉपिक क्या लें, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद सारा अगर चैप्टर हो जाएगा तो इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।